अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। 12 साल पहले 2011 में सीरिया के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो गई थी। और ये सिविल वॉर तो क्या थी, एक ऐसा प्रॉक्सी वॉर थिएटर बन गया जिसमें दुनिया की तमाम जो बड़ी ताकतें हैं वो कूद पड़ी। और ये जो अरब स्प्रिंग के सिलसिले की जो आखिरी कड़ी आप समझ लेंगे, जो सीरियन वॉर थी, 2017 में जब जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ऐलान किया कि यूएस की फोर्सेस जो है सीरिया से निकल रही हैं, तो ऐसा समझा गया कि सीरिया की जो वॉर है ये इख्तिताम पजीर हो गई है। मगर जो जो वक्त मजीद गुजरता गया तो पता चला कि यूएस की जो फोर्सेस हैं वो अभी तक सीरिया के अंदर और इराक के अंदर भी मौजूद है। और क्योंकि वो वहाँ मौजूद हैं, इसलिए जो जंगी सिचुएशन है इराक में भी और सीरिया में भी, वो आज तक जारी है। तो थोड़ा सा इसका हम जायज़ा लेंगे कि क्या वजह है कि ये सब यूएस की फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं और किस प्रीटेक्स्ट पे यहाँ पे ये मौजूद हैं। तो ये जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो सीरिया की जो ये रेड कलर है, रेड कलर का जो इलाका है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ सीरिया, ये इस वक्त जो है बशारुल असाद की जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल के अंडर है। मगर ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया जो है एसडीएफ के अंदर है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अंडर है, जिसके अंदर जो मेजर पार्ट है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारी मिलिटेंट रेबल्स जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन मेजर जो इनके अंदर है वो वाईपीडी हैं। और आप समझ लें कि जो कि कुर्दिश रेबल्स हैं वो इनके साथ शामिल है। और जो यूएस की फोर्सेस जब डे वन से यहाँ पर आई थी सीरिया के अंदर, तब भी यूएस की जो फोर्सेस थी वो इतनी नहीं थी, 5-6 हज़ार ही थी। और वो इन्हीं रेबल फोर्सेस को, जिनको वो गुड रेबल्स कहते थे, इनके साथ मिलकर, इनके साथ अलायंस करके इन्होंने सारा सीरिया के अंदर तबाही फैलाई। और जो यूएस जब यहाँ पर आकर घुसा 2011 के कुछ अरसे बाद, तो उस वक्त जो है अरब ममालिक, जिनमें सऊदी अरब, कतर, यूएई वगैरह ये सब शामिल थे, इन्होंने भी जो है यूएस का साथ दिया। और उन रेबल्स को, जिनको यूएस जिनके साथ मिलकर ये वॉर कर रहा था, उन्हीं को इन्होंने भी सपोर्ट किया, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये समझते थे कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो इराक में और सीरिया में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसकी वजह से वो इतना स्ट्रांग हो रहे हैं कि जो सुन्नी ममालिक हैं, अरब स्टेट्स हैं स्पेशली, उनको इनका ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो बहरहाल इस नक्शे से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस वक्त आज 2023 के अंदर भी जो सीरिया का जो 70% तो बशारुल असाद के कंट्रोल में है, लेकिन बाकी ये जो लाइट ग्रीन है, इसमें रेबल फोर्सेस हैं, जिनको आप आईसिस भी कह सकते हैं, जिसको अलकायदा के रेमनेंट्स भी कह सकते हैं, जिसमें और मुख्तलिफ सुन्नी रेबल फोर्सेस जो कि ये बात कहते हैं कि बशारुल असाद जो है वो शिया है, एलावाइट है, तो उसकी हुकूमत जायज़ नहीं है। और ये उस तरह के लोग हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो आईसिस और अलकायदा की बाकियात हैं, वो तमाम वो टेररिस्ट लोग ही हैं, और वो मिलिटेंट्स ही हैं, और वो कोई डेमोक्रेटिक उनके आइडियोलॉजी नहीं है। लिहाजा उनको सपोर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इन्होंने जो एसडीएफ है और जो यूएस की फोर्सेस हैं, उनका जो आने का मकसद भी यही था, वॉर अगेंस्ट टेरर करने का, कि वो आईसिस को, आईएसआईएल को और अलकायदा की प्रेजेंस को सीरिया में और इराक में वो ख़त्म करेंगे। हालांकि अब तो बहुत सारे एनालिस्ट जो है वो इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि आईसिस को और अलकायदा को इम्प्लांट ही यूएस और उनके एलाइज ने किया था, और उनका इम्प्लांट करने का मकसद ये था कि इन ममालिक में ये टेररिस्ट जब बैठेंगे तो हमें मौका मिल जाएगा कि इन ममालिक के अंदर आकर हम जंगें करें और तबाहियां फैलाएं। और इसी तरह उन्होंने इराक के एक एक शहर को तबाह किया, और सीरिया के भी एक एक शहर को एरियल बॉम्बिंग कर करके तबाह कर दिया। तो और ऊपर की ये जो ग्रीन सा ये कलर है, यहाँ पर टर्की की इस वक्त कंट्रोल है, बिकॉज टर्की ये कहता है हमेशा कि ये जो कुर्दिश फोर्सेस इधर ऊपर मौजूद हैं,
ये टर्की के अंदर भी रेबेलियन को, रेवोल्यूशन को प्रोवोक करती रहती हैं, तो लिहाजा इनको कंट्रोल करना टर्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना टर्की को भी डिस्टेबलाइज करने में देर नहीं लगेगी। सो लिहाजा इस वक्त आप ये समझ सकते हैं कि सीरिया जो है इस वक्त भी हालत जंग में है, क्योंकि एक मुल्क के अंदर अगर 30% एरिया ऐसा है जिस पे हुकूमत का कोई रिट नहीं है, और वहाँ पे मुख्तलिफ रेबल फोर्सेस और मुख्तलिफ मलिशियाज और मुख्तलिफ गैर मुल्की जो है फोर्सेस अगर बैठी हुई हैं, तो डेफिनेटली वो मुल्क जो है हालत जंग में ही है, और उसमें कोई मतलब प्रोग्रेस का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हुकूमत के अंदर इतनी पावर ही नहीं रहती कि वो इस मुल्क को अपने मर्जी के मुताबिक अपनी किसी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक अपनी ट्रेड को संभाल सके, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को संभाल सके, अपनी और चीज़ों को संभाल सके, क्योंकि अंदर इतने गैर मुल्की अनासिर जो हैं वो मौजूद हैं। सो सबसे पहले तो मैं कुछ न्यूज़ आपसे शेयर करूंगी जिस की वजह से दुनिया भर की मीडिया में अब दोबारा से ये बात हो रही है कि सीरिया के अंदर जो है और इराक के अंदर इस वक्त यूएस की फोर्सेस क्यों बैठी हुई हैं। क्योंकि यूएस ये जब से गाजा का इवेंट शुरू हुआ है, गाजा और हमास और इसराइल की वॉर जब से शुरू हुई है, तभी से सीरिया और इराक के अंदर जो यूएस के बेसेस मौजूद है अभी तक, उनके ऊपर पैदल पे हमले हुए हैं, और ये जो हमले हुए हैं ये तकरीबन 40 से ज़्यादा सेपरेट ड्रोन और रॉकेट अटैक्स इनके ऊपर हो चुके हैं, और इनके नतीजे पे 56 से ज़्यादा जो यूएस के फौजी हैं उनको ज़ख्मी हुए हैं, और हलाक तो कोई भी नहीं हुआ अभी तक, इसकी इतला नहीं है, लेकिन 56 फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। और अगर ये इराक में और सीरिया में ये हमले मज़ीद जारी रहते हैं, या मज़ीद सख्त किस्म के ड्रोन अटैक्स या रॉकेट अटैक्स होते हैं, तो डेफिनेटली फिर हलाकतें भी होना शुरू हो जाएंगी। और समझा जाता था कि अब जो है ड्रॉ जब ट्रंप ने करवाया था उसके बाद से शायद 1900 जो है फौजी यूएस के अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इन खबरों के सामने आने के बाद ये भी पता चला है कि जो है 3400 अमेरिकन ट्रूप्स अभी भी इराक और सीरिया के अंदर मौजूद हैं। तो थोड़ा-सा मैं आपको ये गूगल अर्थ से भी बता देती हूँ कि ये सीरिया के अंदर अल तनफ बेस जो है इसके ऊपर यहाँ पर यूएस के लोग बैठे हुए हैं, इस बेस के ऊपर काबिज़ हैं। इसी तरह दीर ज़ोर में भी एक बेस है जिसके ऊपर ये काबिज़ हैं, और कनोको जो ऑयल फील्ड्स हैं, जो मेजर ऑयल फील्ड्स हैं सीरिया की, जहाँ से मेजर इनका ऑयल निकलता है, उसके ऊपर भी कब्ज़ा है इन्हीं यूएस की फ़ोर्सेस का। और इराक में अल असाद अल असद एयरबेस के ऊपर इनका कब्जा है, और बुशूर एयरबेस के ऊपर इनका कब्जा है, और मोसुल में भी कुछ इनकी लोग मौजूद हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि अल तनफ जो बेस है ये बिल्कुल उस नोक के ऊपर मौजूद है जहाँ पे सीरिया और जॉर्डन और इराक तीनों के बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं, और जो मेजर हाईवे सीरिया से इराक में जाती है उनमें से एक यही है जो अल तनफ से गुजरती है, और दूसरी वो है जो बू कमाल से गुजरती है। और कुछ ही दिन पहले ये भी खबरें आई कि अल बू कमाल का जो पैसेज वे है इसके ऊपर भी यूएस फोर्सेस ने कब्जा कर लिया हुआ है, और इसकी वजह से जो मेजर ट्रेड का जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेजर हाईवेज यही दोनों हैं दोनों मुल्कों के बीच में, तो इनके ऊपर यानी अब ये दोनों मुल्क जो है इराक और सीरिया आपस में कोई ट्रेड नहीं कर सकते, आपस में कोई इनके लोग आ जा नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द रीजन के इनके बीचों बीच में एक बुली बैठा हुआ है यूएस, जिसकी वहां बैठने की कोई मतलब इंटरनेशनल लॉज के तहत या किसी भी नॉर्म के तहत, किसी भी स्टेट लॉ के तहत उनका यहाँ बैठने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि बशारुल असाद की हुकूमत ने और इराक ने और दीगर तमाम जो नेबर में पावर्स बैठी हुई हैं, टर्की हो गया, रशिया हो गया, ईरान हो गया, उन सब ने बार बार ये कहा है कि ये यूएस की जो लोग हैं ये यहाँ से निकल जाएं। और स्पेशली जो दोनों मुल्क हैं वो जब खुद कह रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट्स हैं और वो कह रही हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ, तो यहाँ पे बैठने का क्या तुक है। ये मुंह जोरी सीना जोरी आप समझ लें, और ये बुलिंग टैक्टिक जो है ये सिर्फ यूएस ही कर सकता है, क्योंकि यूएस वो मुल्क है जो समझता है कि उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, उसका जो दिल चाहेगा वो करेगा, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। इवन यूएन जो है वो अगर कोई बात कहता है तो यूएस अक्सर ये कह देता है कि जी हम आपकी ये बात नहीं मान सकते। जैसे कि इराक में जब इन्होंने हमला किया था 2003 में, तो यूएन के जो चीफ थे उस वक्त उन्होंने सख्ती से मना किया था
कि इराक पे हमला नहीं करना क्योंकि वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले हैं। मगर बुश ने और उसकी जो मजीद एलाइज हैं उन्होंने कहा कि हमें, टोनी ब्लेयर ने भी कहा कि हमारे पास तो फुल सबूत है, हमारे पास तो बहुत ज़बरदस्त सबूत है और हम तो ये हमला करेंगे ही। सो इस तरह से ये बुली करते हैं। इनके टैक्टिक्स ही ये है कि मतलब इस तरह करना और ऐसे बुली को बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि उनके ऊपर हमला किया जाए, उनके साथ जंग की जाए, उनको अपनी पावर के साथ उनको यहाँ से निकाला जाए। अदरवाइज अगर आप कोई नॉर्म की बात करें, लॉ की बात करें, कोई डेमोक्रेटिक सेंस की बात करें तो उसके ऊपर वो बिल्कुल आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल्दो के हर मुल्क में जब हमला करने आते हैं तो वो डेमोक्रेसी की झंडे गाड़ने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो सिर्फ उन ममालिक को तबाह करने के लिए आ रहे होते हैं और वो ये नहीं चाहते कि वो ममालिक जो है दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ आए। और यही हाल इन दोनों मुल्कों का, सीरिया और इराक के दोनों के अंदर गो की हुकूमतें बनी हुई हैं, लेकिन वो अपनी पूरी टेरिटरी पे उनका कोई कब्जा नहीं है, उनके कोई यानी उनकी रेट ही नहीं है, तो वो कैसे अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं, कैसे वो अपने काम कर सकते हैं। तो ये एक ट्रायंगल सा बन रहा है, दीर जोर और तनफ और असद एयरबेस और ये भू कमाल के बीच में एक ट्रायंगल सा बन रहा है, जिसपे ऐसे लगता है जैसे कि यूएस की फोर्सेस का जो है कुछ ना कुछ असर रसूख काफी हद तक है। और उससे ऊपर वाला ये जो एरिया है, ये आपको मैंने अभी इस मैप में दिखाया कि एसडीएफ फोर्सेस जो कि शुरू से यूएस के साथ अलाइंड थे, उनकी यहाँ पर काफी ज्यादा मौजूदगी है। ऑल्दो के इन सब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जोर तो टूट चुका है, क्योंकि ईरानियन बैक जो शिया मिलिशिया फोर्सेस हैं वो पूरे इराक में भी फैली हुई है और पूरे सीरिया में भी फैल चुकी हैं। और ये तमाम फोर्सेस ऐसी हैं जिनका ईरान की जो इराक की हुकूमत भी उनकी मदद लेती है, बशार अल असाद भी उनकी मदद लेता है, यानी ऐसी फोर्सेस जो उनकी हुकूमत के साथ अलाइंड हैं, क्योंकि वो शिया मिलिशिया फोर्सेस हैं और वो इन हुकूमतों को कायम रखना चाह रही हैं। तो वो भी यहाँ पे फैली हुई हैं, जिनकी वजह से इन लोगों का जोर तो टूट रहा है। और उन्हीं मिलिशियाज ने डेफिनेटली जो है असाद बेस के ऊपर भी ये पिछले हमले किए हैं, उन्होंने बुशार एयरबेस पे भी हमले किए हैं और मुसल में भी कुछ हमले किए हैं। तो डेफिनेटली इनका जोर तो टूट रहा है, लेकिन वो हठधर्मी से भी बैठे हुए हैं, ऑल्दो कि उनकी कोई तुक नहीं बन रहा वहां पे बैठने का। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल शेयर करना चाह रही हूँ अल जजीरा का। 2022 में ये लिखा गया, व्हाई डज द यूएस स्टिल हैव फोर्सेस इन सीरिया। और ये देखें अगस्त 2022 में ये लिखा गया है। और मैं इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि स्पीकिंग लास्ट ईयर यानी 2021 में ब्रेट मैकगर्क जो व्हाइट हाउस कोऑर्डिनेटर फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका हैं, यानी मीना रीजन, उन्होंने कहा कि यूएस के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं सीरिया में रहने के लिए। एक तो रिड्यूस वायलेंस, यानी वो कहते हैं वॉर अगेंस्ट टेरर है, उसके लिए, और मेंटेनिंग मिलिट्री प्रेशर ऑन आइसिल, यानी आइसिस और अलकायदा, ये जो जिनके खिलाफ इन्होंने वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू कर रखी थी, उनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर कायम रखें। और तीसरा कि एड्रेस सीरियंस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्योंकि ज़ाहिर है इराक के बाद सीरिया में जो इन्होंने एरियल बम्बार्डमेंट की, तो एक के बाद एक हर एक शहर जो इन्होंने इन दोनों ममालिक में उनको तबाह और बर्बाद कर दिया, नीस तो नाबूद कर दिया। तो ज़ाहिर है अब इन सब जख्मी लोगों को, इन जिनके घर नहीं है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो दर बदर हो चुके हैं, जो रेफ्यूजीज बन चुके हैं, आईडीपीज बन चुके हैं, इनको ह्यूमैनिटेरियन एड भी तो इन्होंने ही देनी है। सो इसलिए इनका यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन जो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जिस पे मैं आपकी तवज्जो दिलाने जा रही हूँ, कि चौथा जो बात उसने कही बर्ट मैकगर्क ने, कि इनके रहने की वजह है कि टू सपोर्ट इजराइल। अब आप भला बताएं कि इजराइल की सपोर्ट का इस जंग से क्या ताल्लुक हो सकता है। दैट मीन्स कि ये इनका बहुत वाइडर और बिगर प्लान था कि सीरिया को हमने जो तोड़ना है या उसको उसकी जो ताकत को क्रश करना है, तो उससे इजराइल को की एग्जिस्टेंस में हेल्प मिलेगी, यानी उसकी सिक्योरिटी में हेल्प मिलेगी। तो आप सोचिए ये कैसी जहनियत है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि एक और सीरियन एनालिस्ट है, उन्होंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू कट ईरानियन military and smuggling supply lines from Iraq. If the Iranians took Al-Tanaf, there would be direct link between Tehran, Baghdad and Damascus. यानी उनका कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ से यूएस निकल जाता है तनफ से, तो ईरान, सीरिया
यानी दमस्कस और बगदाद और तेहरान के बीच में डायरेक्ट लाइन ऑफ यानी कि एक रोड खुल जाती है। तो आप मुझे बताएं कि दो मुल्क जो आपस में पड़ोसी हैं उनके बीच में सड़कें क्यों नहीं खुलेंगी, क्यों नहीं उनके बीच में काम होगा, कारोबार होगा, उनके बीच में क्यों नहीं अलायंसेस होंगी। स्पेशली अगर उनकी हुकूमतें आपस के साथ उनके इंटरेस्ट अलाइंड होंगे, तो उनकी जो अलायंस एक नेचुरल अलायंस है उसको तोड़ने के लिए ये लोग अल-तनफ में बैठे हुए हैं और अबू कमाल की भी सड़क को वो ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनके बीच में कुछ हो नहीं रहा। ज़ाहिर है जो मलेशिया फोर्सेस हैं वो अपने वेपन्स के साथ हर जगह मूव कर रही हैं और बहुत ये नॉर्थ और जो वेस्ट है इस तरफ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है रेबल फोर्सेस जो कि मलेशिया हैं, शिया मलेशियस उनके पास बहुत वेपन्स हैं और वो और रास्तों से ज़ाहिर है आ जाती हैं। लेकिन एक जो मेन ट्रेड होती है जो एक मुल्क और दूसरे मुल्क के बीच में होती है उसको उन्होंने रोक के रखा हुआ है क्योंकि वो बुलीज हैं और वो ये ऐसा कर सकते हैं। तो लिहाजा ये सारी सिचुएशन है। कहने का मतलब ये है कि सीरिया अगर अपनी मुल्क के 30% लैंड के ऊपर काबिज नहीं है और इराक में भी अगर ये गैर मुल्की बेसेस और रेबल्स और इनसे मुंसलिक मिलिशियाज मौजूद है, तो इसका मतलब है ये दोनों ममालिक जो हैं ये इस वक्त स्टेबल नहीं है। इनकी हुकूमतों का अपने पूरे मुल्क के ऊपर ग्रिड्स नहीं है और अगर वो डिस्टेबलाइज्ड हैं और अगर वो जंगी कैफियत में है तो दैट मीन्स कि वो इस वक्त कोई भी मिलिटरी एक्शन कर सकती हैं, किसी के भी खिलाफ कुछ भी वो कर सकती हैं। यूएस बेसिस के खिलाफ कर सकती हैं, एसडीएफ फोर्सेस के खिलाफ कर सकती हैं, इसी तरह और रेबल्स जो डिफरेंट वहां पर आईसिल के रेमनेंट्स और अलकायदा के रेमनेंट्स है उनके खिलाफ कर सकती है। दैट मीन्स कि इस बात पे कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर ऐसे मौके पे जब गाज़ा का ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू है, तो इन्होंने सोचा कि अब हम भी अपने मुल्क से इन गैर मुल्की जो अनासिर हैं, उनका सफाया करें। सो दिस वाज़ वेरी नेचुरल थिंग टू हैपन कि इतने 12 साल या इतने जो 2017 के बाद से अब तक उन्होंने इनको बर्दाश्त किए रखा है। तो इसका ये मतलब नहीं था कि ये यहाँ पे स्टेबिलिटी है, इसका ये मतलब था कि वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। सो दिस इज हैपनिंग। और मैं आपके साथ एक और न्यूज़ भी शेयर कर लूँ कि ईरान ने ये कह दिया अभी बिल्कुल रीसेंट कि उसने बोला कि एक्सपेंशन ऑफ हमास इजराइल वॉर इज इनएविटेबल, यानी उन्होंने कहा कि हम एक्सपेंशन नहीं करना चाहते, हम इस वॉर का स्पिल आउट नहीं चाहते जो कि गाजा का जो वॉर है कि वो निकल करके बाकी लोगों को भी अपने साथ लपेट ले, लेकिन ये स्पिल आउट जो है वो इनएविटेबल है। उसकी वजह ये साफ दिखाई दे रही है कि ये दो मुल्क तो अभी स्टेबल है ही नहीं, इनके अंदर तो स्टेबल गवर्नमेंट्स ही नहीं, यहाँ तो पहले से ही जंगी कैफियत है। तो लिहाजा स्पिल आउट तो आप समझ लो कि इनका स्पेल आउट गाजा में हुआ होगा, ना ये कि गाजा का स्पेल आउट जो है यहाँ पे हो रहा है। सो ये चीजें इतनी ज्यादा आपस में रिलेटेड हैं, मसले इतने पेचीदा हैं, इन लोगों की जिंदगियां इस वक्त तक इतनी तबाह हाल हैं, मिलियंस की तादाद में सीरिया और इराक में लोग शहीद हुए हैं इन जंगों की वजह से। मिलियंस जो हैं वो रेफ्यूजीज बन के दूसरे मुल्कों में भाग गए हैं और मिलियंस की तादाद में जो हैं वो आईडीपीज हैं जो अपने ही मुल्क के अंदर डिस्प्लेस्ड हैं। और इसके अलावा कितने जो हैं वो जख्मी हैं, कितने लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोगों के पास घर नहीं है, ये तो एक अलग मतलब कहानी है। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि ये इतनी लंबी तवील जंगों से गुजर चुके हैं ये दोनों मुल्क, स्पेशली सीरिया भी, तो अभी तक गैर मुल्की जो अनासिर का यहाँ मौजूद होने का मतलब ये है कि ये मुल्क अपनी रिकंस्ट्रक्शन भी नहीं शुरू कर सकते, यानी अपनी जो तबाह हाल सिटीज़ है उनको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनकी हालत जंग ही नहीं खत्म हुई। सो दिस इज द थिंग, इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि ये क्या वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि यूएस और उसकी नेटो और उसके जो बैक में जो उनके एलाइज हैं वो चला रहे हैं और चलाते रहे हैं। थैंक यू।